हाय हेलो सलाम नमस्ते जोहार मैं लागो शंकर बेदिया। आज फिर से तुहिन के बीच एक नवा लेक्चर लेके आवला हूँ और लेक्चर नंबर 2 लगे और जो सब्जेक्ट लगे वो खोटा। और हम तैयारी करे लगला एक झारखंड एग्जाम JSSC JGGLCCE 2021 पेपर नंबर 2 के जेकर में क्वेश्चन आवतन 100 क्वेश्चन आवतन और ओकर में मार्क्स मिलतन 300 यानी एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स। चला आगे बढ़ल जाओ खामिन के लेक्चर के। और तो लेक्चर से आगे बढ़े के पहले तो इनके बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल लगन बेतिया क्लास। तो एक से पहले जो लेक्चर 1 हम वो दिल हन यूट्यूब चैनल बेतिया क्लास में। यदि तो नहीं देखा है तो वो लेक्चर के देखा यदि उम्मीद करबन कि तो इनके समझ आता ना तो इनके बेस लगता तो चले आप अगला लेक्चर के तरफ। तो जो अगला है नेक्स्ट स्लाइड में तो हम इन अगला नेक्स्ट स्लाइड में तो झारखंड एग्जाम JSSC के जे पेपर नंबर 2 लगे ओकर में सिलेबस किना किना पढ़े के लागन। तो सब्जेक्ट नाम है हम यदि कहीं खोरठा चुन है तो खोरठा में पढ़े का हम गद भाग में हम छाइहर कहानी संग्रह जिसमें 10 गो कहानी पढ़े के लागन। छाइहर कहानी संग्रह जेकर लेखक चितरंजन महतो चित्रा। एकर अलावा सोंद माटी कहानी संग्रह जेकर लेखक डॉक्टर विनोद कुमार और कोठा निमन जेकर लेखक डॉक्टर BN ओहदा। एकर अलावा पद भाग दामोदर कोराई औखिक गीत कोठा कोठ पादे ठेड़ी और एक मौनी फूल। एकर अलावा नाटक डाह अजगर चाबी काटी उदवासल कर ये सब लागन ओकर टॉपिक। एकर अलावा साहित्य के अन्य विधाएं जैसे कि संस्मरण जीवनी यात्रा वृत्तांत सब चित्र। एकर अलावा इनके क्या पढ़ला हूँ जे इस बार के सिलेबस में संशोधन हला हन उठा के जो नया चीज जुटला हन उठा लागन कौन सी कि व्याकरण कोठा व्याकरण इस बार के सिलेबस में जोड़ल गया है जेकर में के पढ़ना हम खोठा संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन काल कारक समास और उपसर्ग। तो ये इतना चीज नया सिलेबस में जोड़ल गया है जेकर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सबके पढ़ना है। तो चला पढ़ने से लेक्चर स्टार्ट करे से पहले एक शानदार मोटिवेशनल कोट से हम स्टार्ट करब। और ये लोग के तो चिन्हित बा के बहुत ही शानदार पॉपुलर ब्रेव आदमी दशरथ मांझी जेकर हमें माउंटेन मैन के नाम से जाने है। एकर अनुसार भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए तभी सफल होने का असली मजा है। बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है यहाँ पर देखा। तो इन यदि कोई चीज के सपना देखला है कोई काम करे के तो इनके सपना हन कोई ख्वाहिश हन यदि तो तोहिन के ख्वाहिश के उस सपना के साकार करे पड़तन तो इनके खुद से ना कि भाग्य के और दूसर के दोष देवल से वो तो इनके सपना साकार नहीं है। तो यानी तो इन सपना के सच करे खातिर तो इन खुद जिम्मेवार है। एकर मतलब भाग्य और दोसर के दोष देवे से कोई इटा के फायदा नहीं। यानी जब तक तुम खुद से नहीं चाहबे तब तक तुम के वो सपना ही रहता और खुद पे भरोसा करना ना कि दूसरों पे। तो ये मोटिवेशनल कोर्स रहे शानदार ताकि ये आदमी अपन पे विश्वास करला। एक पहाड़ रहे उस पहाड़ के एक काटी के रास्ता बनावला तो पहाड़ के रोड के जरूरत रहे तो रोड के लिए वो पहाड़ जो है वो बीच में आवेले तो वो पहाड़ के काटी के रोड बनावला और खुद से बनावला अपने दम पे बनावला कड़ी मेहनत करके बनावला। तो वो एक जीता जागता हम इनके प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत आदमी हम इनके माउंटेन मैन दशरथ मांझी
देखे पा रहे हो चेक के, जिससे हमीन मोटिवेट हो सके है कि ना हमीन के सपना लागे तो हमीन खुद करब, हमीन अपने मेहनत से अपन सपना के साकार करब। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ये के लिए। तो हामिन के आज के कहानी लागन कहानी पार्ट टू। कहानी पार्ट टू में क्या पढ़े के लाई तो बोनेक लोर, क्या पढ़े के लागन बोनेक लोर। लेखक वह रहतन चितरंजन महतो चित्रा। और चला बात करम यदि इस एकर कोठा के, तो बोन झाड़ के गांव के लोग क्या करे थे, जंगल के सिपाही फौजदार के संग काट पीट के अपन स्वार्थे उजायर रहल हथिन। और बोने में क्या, बोन में आग लगाए दे हथिन। और ये सब देखी के क्या हुआ है कि जो बोन के राजा रहे हैं, बोन के राजा मने कि जब हम लोग कोई गांव जंगल में रहते हैं तो वहां पर जंगल में का एक राजा मानते हैं काल्पनिक रूप से कि हाँ कोई बोने का राजा अलग है। तो वो बोने का राजा अपन दुखड़ा लोग के कही दहन कहानी के माध्यम से कि तोहिन अपन सुखे खातिर जैसे हमारा के बर्बाद करैया उसने तोहिनो बर्बाद है बा एक दिन। और आज देखबे करे है कि हाथी वन छोड़ी देला है और गांव ढूंढे लागला थून। और तोहिन ओखिन के घर गिला उजराय दिला यहाँ নহले तो हाथियों गिला तोहिन के घर उजरावत हूँ। बहुत ही शानदार और बेहतर संदेश देने वाला ये कहानी है, जिसको ये कोटा कहानी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। चलिए सार संक्षेप हिंदी में यदि इसकी बात करें तो कहानी में वन का मानवीकरण, मतलब कि जो वन होते हैं उस वन को कैसे मानव अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसका दुरुपयोग करता है, उसका दोहन करता है। तो ये सब चीज जो है दिखाया गया है इस कहानी में। साथ ही इस सब का कारण किसको माना गया है तो सरकार का दोषपूर्ण वन नीति को भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार माना गया है। और अपने स्वार्थ के लिए जैसे लोगों द्वारा वन का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, वनों में आग लगाया जा रहा है, पर्यावरण असंतुलन हो गया है, जैसे गंभीर प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। तो ऐसा स्थिति में वन के राजा अपना व्यथा लोगों को सुना रहा है और कहता है कि जिस प्रकार तुम लोग अपने स्वार्थ के कारण वन को उजाड़ रहे हो तो इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि तुम लोग वनों को उजाड़ रहे हो तो हाथी बाघ आदि अन्य जीव घरों को उजाड़ेंगे। तो क्योंकि तुमने उनके घर को उजाड़ा है, क्योंकि अब तो बहन जब ओखिन के घर द्वार उजराए दबाहन तो ओखिन क्या करता, हाथी बाघ भालू ये सब क्या करता है कि वो तुहिनों के घर उजड़ा देते। तो ये बहुत ही एक समझिए कि एक मार्मिक संदेश भी दिया जा रहा है, क्योंकि तुमने उनके घर को उजाड़ा तो दूसरी बात पर्यावरण भी असंतुलित हो जाएगा और लोगों का जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तब तुम्हारे पुनः मेरे ही शरण में आना पड़ेगा, जब तब तुम्हारे पुनः मेरे ही शरण में आना पड़ेगा। बहुत ही शानदार तरीका से इस सब चित्र में बताया गया है कि किस तरह से आज लोग वन झाड़ को काट दे रहे हैं, वही चीज इसमें बताया गया है इस खोटा कहानी के माध्यम से। तो वन झाड़ का काट पीट के उजाड़ रहे हथिन और बोने आग लगाए दे हथिन। और ये सब कौन बोल रहा है, ये सब बोन के राजा बोल रहा है। तो किसके साथ मिलके बोन बोन को काट पीट दे रहा है तो गांव का लोग जंगल का सिपाही फौजदार के साथ मिलकर क्या कर रहा है, बोन झाड़ के काट पीट के उसको बर्बाद कर दे रहा है। क्या करने के लिए तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो ये सब चीज ये सब व्यथा बोने का राजा कांदी कांदी कहे सुनाई दे लगला है लोग के कि तोहिन अपन सुखे खातिर हमरा बर्बाद करैया वैसने तोहिनो बर्बाद है भाई। आजकल क्या हुआ है कि हाथी बोन छोड़ी देला हन और गांव ढूंढे लगला थून और तोहिन के घर भी हाथी सब क्या करबथुन, उजारबथुन।
तो इसमें बहुत ही, और ये तो एक जीता जागता उदाहरण दिया गया है, जीवंत उदाहरण है अभी का, कि अभी देखिए कि गांव में हाथी लोग का उत्पात मचाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो भी घर है, जंगल है, जहाँ पर उसको खाना, भोजन, रहने का आवास मिलता है, वो सभी चीजों को लोगों द्वारा उजाड़ दिया जा रहा है। तो यह एक बेहद जो है दुखद भी है सभी के लिए, मानव जाति के लिए एक जो है एक अच्छा संकेत नहीं है। पर्यावरण असंतुलन होता है, वन में आग लगाया जाता है। तो इस तरह से आज देख रहे हैं पर्यावरण असंतुलन का कारण ही है कि जब बारिश होना रहता है तो बारिश होता नहीं है, या फिर होता है तो इतना ज्यादा होता है कि सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो ये था इस कहानी का सार संग्रह। चलिए अब इस कहानी से संबंधित हम लोग क्या पढ़ेंगे कि थोड़ा सा इससे हम लोग झारखंड से संबंधित वन संबंधित जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं झारखंड वन संबंधित जानकारी की। तो भारत का जितना भी कुल वन है उसका 3.4 हिस्सा जो है वो क्या है, किसमें है? झारखंड में है। भारत में जितना भी वन क्षेत्र पाया जाता है उसका 3.4 हिस्सा झारखंड में है। इसके अलावा भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% झारखंड में है। अब हम लोग झारखंड की क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। जबकि वह क्षेत्रफल जो वन से घिरा हुआ है, वन आच्छादित है, तो उसका उसका जो क्षेत्रफल है वह है 23,605 वर्ग किलोमीटर। 23,605 वर्ग किलोमीटर, 23,605 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा झारखंड का जो वन है वह कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। उसका 29.62% जो है वो क्या है? वन है। यानी 29.62% कितना हो जाएगा? 23,605। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 2019 के आंकड़ा के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छिद जो जिला है, जिसमें सर्वाधिक वन पाया जाता है, वैसा जिला 2019 के अनुसार पश्चिम सिंहभूम है। जबकि वैसा जिला जिसमें वन कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है 2019 के आंकड़ा के अनुसार, वैसा जिला है कौन? जामताड़ा। इसके अलावा झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा क्या है? 11 वन्य जीव अभयारण्य है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब हम आपको बता दें कि इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना है वो हुआ था 1986 ईस्वी में। वो 1986 ईस्वी में, और यह क्या है? झारखंड में स्थित है। तो झारखंड के किस जिले में है? तो लातेहार में स्थित है। आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वह झारखंड के लातेहार में स्थित है। और यह कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह है 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दूसरा फैक्ट यह है कि विश्व में सबसे पहले जो बाघ का गणना हुआ था वह इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। और वह कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में विश्व में सबसे पहले बाघ की गणना हुई थी। और यह एकमात्र टाइगर रिजर्व है झारखंड का। 2016 ईस्वी में वन को सुरक्षित करने के दिशा में एक योजना आया जिसका नाम था मुख्यमंत्री जन वन योजना। इसके अलावा 2019 में झारखंड में जब घना वन क्षेत्र था वह पाया गया 2603.2 वर्ग किलोमीटर। जो झारखंड में 2019 में घना वन क्षेत्र जो पाया गया वह था 2603.2 वर्ग किलोमीटर। जबकि 2021 के सर्वे के अनुसार जो पाया गया वन क्षेत्र वह है 2601.05 वर्ग किलोमीटर। 2601.05 वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
इसके अलावा चलिए अब हम इससे रिलेटेड ये जो आप कहानी पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए कि बोनेक लोर कहनिया बोनेक आग कैसे लग है। अब बोन में जब आग लगता है तो वो उसका कारण क्या होता है। उसमें चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। पहला विकल्प कहता है कि महुआ बिछाया हुआ जो रहता है, महुआ बिछाने रहता है वो सब लगाए दे हथिन, या फिर आप नहीं लागो है और चोर लगाए दे हथिन, या फिर ये सभी कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी कारण है। यानी महुआ महुआ बिछाए वाला भी आग लगा देता है, अपना भी आप नहीं लोगों द्वारा जो है आग लग जाता है, या फिर चोर लगाए दे हथिन। ये सभी कारण जो है बोने क्लोर में बोन के आग लगा के कारण है। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें बोला जा रहा है कि हाथी गांव में कैसे आवे लगला। पहले तो नहीं आवे वाला, तो हाथी गांव में कैसे आवे लगला। तो इसका कारण क्या था, जो आपका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है मानुष हाथी घर गिला बोन गुजराए देला, वह खातिर जो है हाथी गिला जो है गांव आवे लगला। दूसरा हाथी पगलाई गेला। तीसरा जो है हाथी पोसल है और ये सब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी मानुष जो है हाथी घर गिला या फिर वन उजाड़ दे रहा है, इसके कारण हाथी गांव में प्रवेश कर जा रहा है। चलिए ये कहानी नंबर 2 था। अब हम लोग बात करते हैं कहानी नंबर 3 की। कहानी पार्ट 3 के बात करें अबरी, और कहानी पार्ट 3 के नाम लागन हम जियब कैसे। हम जियब कैसे कहानी पार्ट 3 के नाम लागन। ठीक है, तो एक लेखक कौन लागन, चित्तरंजन महतो चित्रा। कहानी के सार संक्षेप हम पढ़ो बाबरी। खोटा में क्या कहल गया है कि महेश्वर और पार्वती जो पात्र हन उनके नाम एकदम बेस्ट तरीके से याद करबा, यही नाम से तो इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनतन। तो महेश्वर और पार्वती अपन आपूस कुटुंब घरे जाए के प्लान बनावला, मन बना कार्यक्रम बनावला। आर से खातिर जो मुरपा गांव गेला हुआ महेश्वर के भतीजा रघुनाथ हले, और महेश्वर देखे पावल की गांव के पुलिस के भारी डर लोग किन आहन, और किले की पुलिस एमसीसी कही के धर पकड़ के बंद कर देथिन। और इसने एगो जो है चुनिया चुनिया नाम एक जैनी हला जे दारू मोद बेच के अपन घर परिवार चलावो हले। और महेश्वर के बतावो है कि जे कि ये ओकर मरद के एमसीसी आर पुलिस मुठभेड़ में मराई गेल है, और ओकर बहुत दुख भई गेल है, ओकर से बहुत दुख भई गेल है। तो ये ईटा के कहानी के संघर्ष रोहन ईटा के कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। तो हिंदी में यदि हम लोग इसको बात करें तो यह कहानी झारखंड में उग्रवाद और उग्रवाद प्रभावित गांवों की समस्या पर आधारित है। ठीक है, तो और यहाँ जो है महेश्वर नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी पार्वती के साथ 10-15 दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए कार्यक्रम बनाता है। इसी सिलसिले में वह लुगू पहाड़ की तराई में बसे गांव मुरपा जाता है, जहां उसके गोतिया तथा भतीजा रघुनाथ रहता है। महेश्वर अपनी कार से ज्यों ही गांव पहुंचता है, गांव के लोग डर कर भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाद में रघुनाथ की पत्नी महेश्वर की आवाज पहचान लेती है और दरवाजा खोलती है। बाद में महेश्वर के पूछने पर रघुनाथ बताता है कि लुगू पहाड़ के इलाके में एमसीसी का भयंकर प्रकोप है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है रघुनाथ बता रहा है। किसको बता रहा है, महेश्वर को बता रहा है। ठीक है कि जो आपका लुगू पहाड़ है उसमें एमसीसी का भयंकर प्रकोप है, और पुलिस जो है क्या करती है, जब तक छापामारी करती है और गांव के लोगों को एमसीसी का सदस्य बताकर पकड़कर ले जाती है। अतः गांव में गाड़ी के घुसते ही क्या हो जाता है, लोग डर जाते हैं। गांव के मर्द पुलिस के डर से दिन में इधर उधर छिपते फिरते हैं। ठीक है, छिपते फिरते हैं। महेश्वर के भेंट अब क्या हुआ, मुरपा गांव के ही एक महिला चुनिया से होती है, जो क्या जो बताती है कि उसके पति उमंद को नाम भी याद रखिएगा,
उसके पति उमंद को एमसीसी वालों ने कुछ लोभ देकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, जो बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। चुनिया किसी प्रकार दारू शराब बेचकर जी रही है और अपने बाल बच्चों को पाल रही है। इस कहानी में लेखक ने उग्रवाद की समस्या का बखान किया है, किंतु किसी प्रकार का समाधान नहीं सुझाया। ये भी सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, झारखंड में उग्रवाद की बात करें तो जो झारखंड में जो उग्रवाद हावी है वो है कौन? वामपंथी उग्रवाद एवं नक्सलवादी, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। अब इसमें कौन कौन सा संगठन है? तो इसमें आपका संगठन है एमसीसी। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है? मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी, यानी इसको यदि हिंदी में बोले तो मार्क्सवादी समन्वय समिति। जबकि लालखंड भी आप एक तरह का उग्रवाद संगठन है। जिसके अलावा टीपीसी है। आप आए दिन जो है समाचार पत्रों में इन सब उग्रवादी संगठन का नाम देखते होंगे। तो टीपीसी है जिसकी स्थापना 2002 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? तृतीय प्रस्तुति कमेटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? तृतीय प्रस्तुति कमेटी, यानी तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी का फुल फॉर्म है, जिसका स्थापना 2002 में हुआ था। ये भी कैसा है? वामपंथी उग्रवाद संगठन ही है। इसके अलावा जेपीसी है। जेपीसी कैसा संगठन है? ये भी वामपंथी उग्रवाद संगठन है। जो झारखंड प्रस्तुति कमेटी, जो झारखंड प्रस्तुति कमेटी PLFI, द पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, द पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, PLFI, पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, PLFI का फुल फॉर्म है। चलिए, इस संबंधित अभी ये जो कहानी हम लोग ने समझा, उसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें अब करो। तो हामिन जियब कैसे, शीर्षक क्या रहन, कहानी का नाम क्या लागन? हामिन जियब कैसे। तो कहानी कौन समस्या के ऊपर लिखल गया है? तो ये बतावा, ये कौन समस्या के ऊपर लिखल गया है? ऑप्शन नंबर ए उग्रवाद, ऑप्शन नंबर बी है आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी है डकैती, ऑप्शन नंबर 4 है चोरी। तो राइट आंसर क्या है? उग्रवाद। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 उग्रवाद, यानी उग्रवाद समस्या के ऊपर ये कहानी हमें लिखल गया है। ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन है, चुनिया के मर्द कैसे मराया गया? तो चुनिया के मर्द जो है कैसे मराया गया? तो वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो राइट आंसर क्या जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस मुठभेड़। दूसरा क्वेश्चन है कि रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लागल है? तो रघुनाथ महेश्वर के गोतिया में भतीजा लागे है, यानी एक राइट आंसर क्या जाता है? 1 गोतिया भतीजा। एक अलावा हामिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवल गया है? तो यहाँ में कोई समाधान नहीं बतवल गया। लास्ट में पॉइंट में पढ़े थे कि कोई समाधान नहीं बताया गया है। तो एक राइट आंसर क्या है जाता है कि कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। अबरी हमने पढ़ो कौन सा? कहानी नंबर 4। कहानी नंबर 4 के नाम लागन बुबा एगो कहनी कही दे। बुबा एगो कहनी कही दे हमें पढ़े लगला है क्या? छायाहार, छायाहार कविता सॉरी छायाहार कहानी संग्रह, छायाहार छायाहार कहानी संग्रह के कहनी पाठ 4 में कहनी का नाम क्या लागन? बुबा एगो कहनी कही दे। आप बुबा जो कहल गया है, तो जे आजा होता है, दादा होता है, उसके बुबा कहते हैं। तो बुबा एगो कहनी कही दे, और कहानी कहनी के नाम लागन क्या लागी कहानी? तो एगो बूढ़ा गंगाराम, गंगाराम क्या लागन? गंगाराम वह बुबा लागन जे ओकर नाती पोती आहन। तो अपन नाती पोती के पुरना दिनेकार कहनी समाज दारू हाड़ी पिवा आर्जन के बेसी खर्च खाए पिए के शौक मौज करे में खर्च कर देथिन। आर उस सबके किरण खेत बाड़ी बेच के बर्बाद भय जाहत। आर पुरना दिने जैसे अंग्रेज के राज रहो हलो, तो अंग्रेज के टैक्स देशे के राजा रजवार देहलक, आर गाँव के जमींदार टैक्स वसूल करके राजा के देहलक। आर जमींदार अर्जन ले बेसी खर्चा खाए पिए आर शान शौकत
देवे शान सकत में करे हला कराक में करे हला कार बर्बाद भई जा हला आर हाल आर तरह के पेचू ओखनिक देखा देखी दूसरो व तेसरो कोई बर्बाद भई जाहत ओसन में। तो ये कहानी बहुत ही एक समस्या जो है नशाखोरी जो करते हैं से देसी शान शौकत के लिए जो आदमी जो फिजूल खर्चा करता है उसके लिए इस समस्या पर इसमें कहानी को बताया गया है। तो इस कहानी का हिंदी में सार संक्षेप क्या है कि लोक जीवन में दादा दादी नाना नानी आदि बूढ़ों द्वारा अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाने की समृद्ध परंपरा रही है। यह कहानी उसी शैली में लिखी गई है। गंगाराम क्या है? गंगाराम नाम का एक बूढ़ा अपने खलिहान के कुंबा यानी झोपड़ी कुटिया में रात के समय बच्चों को रोचक शैली में अंग्रेजी राज राजा जमींदार और उनकी जीवन शैली की कहानी कहता है। गंगाराम कहता है कि अंग्रेजी राज में राजा अंग्रेजों को टैक्स दिया करते हैं और राजा को गांव छोटे बड़े जमींदार टैक्स देते हैं और जमींदार गांव के लोगों से मनमाना जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूलते हैं। इस तरह जमींदार अत्याचारी अयासी नशाखोर दिखावा पसंद हो गए थे। जितनी आमदनी नहीं उससे ज्यादा खर्चा करते थे। उसमें से दीनानाथ भंडारी सहजदेव चौधरी फागू मांझी तीर्था मुंडा ऐसे ही जमींदार थे। मतलब ऐसा मौज करने वाला दीनानाथ भंडारी सहजदेव चौधरी फागू मांझी तीर्था मुंडा। तो परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि इनकी जमींदारी बिकती गई और ये कंगाल होते गए। जमींदारी उन्मूलन के बाद तो इनकी जमींदारी की देखा देखी बाद तो क्या हो गया कि स्थिति ही बद से बदतर हो गई। जमींदारी उन्मूलन जो हुआ उसमें सभी जमींदारों से जमीन छीन ली गई और उसको जो है गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को दे दिया गया। तो इसको बोलते जमींदारी उन्मूलन। तो उसके जमींदारी उन्मूलन होने के बाद जमींदारों का स्थिति और बद से बदतर हो गया। इन्हीं जमींदारों को देखा देखी गंगला आजाद धनिया काका रमुआ दादा आदि समान रैयत जो अच्छे खाते पीते लोग थे देखा देखी में क्या करने लगा? दारू हड़िया आदि नशाखोरी इसके अलावा दिखावा पसंद की बीमारी लग गई। इनके खेत बाड़ी एक एक करके बिकते गए और ये क्या हो गए? कंगाल हो गए। इस प्रकार नशाखोरी दिखावट पसंद साख खर्च आदि के कारण क्या हो गया? गांव समाज बर्बाद हो गया। इस कहानी का संदेश यह है कि नशाखोरी दिखावा पसंद आमदनी से अधिक खर्च बर्बादी की जड़ है। आमदनी से अधिक खर्च क्या है? बर्बादी की जड़ है। तो कहानी का सार संक्षेप जो है हिंदी में क्या होता है कि गंगाराम कोई क्या था? एक आजा है उसका नाती पोती है। तो वहां पर एक खलिहान में एक पुआर से क्या बनाया जाता है? एक घर की तरह बनाया जाता है। इसको हम लोग कुंबा बोलते हैं। तो कुंबा में वहीं पर क्या होता था? हम लोग क्या है वो लोग सोया जाता था। तो वहां पर गंगाराम आजा था उसका छोटा छोटा पोता पोती था। तो उन लोगों को कहानी कहने लगा कि कैसे अंग्रेजी राज में जमींदार और उनका जीवन शैली था। अंग्रेजी राज्य में राजा और जमींदार और उनका जीवन शैली किस तरह से था कि अंग्रेजों को टैक्स देना होता था। तो टैक्स कौन देता था? जमींदार देता था। और जमींदार किससे टैक्स लेता था? जमींदार लेता था गांव के लोगों से। तो इस तरह से जमींदार क्या था? बहुत सारा जमींदार के पास पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा तो वो नशाखोरी हो गया, दिखावा पसंद में फिजूल खर्ची करने लगा, इधर उधर का अपना संपत्ति भी बेचने लगा। क्योंकि एक बार आदत लग जाने के बाद वो आपका फिर वो आपका दिन दुनिया खराब कर देता है नशाखोरी से। तो तो ये सब जमींदार अत्याचारी हो गए, अयासी हो गए और नशाखोरी हो गए। तो इन सबों में कौन कौन था? तो ये सबों में था दीनानाथ भंडारी सहदेव चौधरी ये फागू मांझी तीर्था मुंडा।
इसका परिणाम क्या हो गया कि इन लोगों का जितना भी जमींदारी था तो जमींदारी क्या हो गया, बिकते ही गया, और ये लोग सब क्या होंगे, कंगाल हो गए। अब जो ये लोग कर रहा था जमींदार लोग, ये सब इसका देखा देखी कौन करने लगा, तो इसका देखा देखी गंगला आजा करने लगा, धनिया काका करने लगा, रमुआ दादा करने लगा। ये सब क्या करने लगे, दारू हाड़ी नशाखोरी करने लगे। और इन लोगों का भी देखने से क्या हो गया कि खेत बाड़ी बिकते गए और क्या हो गया, कंगाल होते गए। तो कहानी का संदेश जो है बिल्कुल सिंपल है कि नशाखोरी, दिखावा पसंद या फिर किसी का बिना जाने नकल करना, ये सभी का जो है वो क्या है, बर्बादी की जड़ है। तो ये पूरा कहानी का संघर्ष था। चलिए अब हम इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो ई कहानियां में बुबा कहानी कही दे की संदेश है। पहला है ऑप्शन नंबर 1, अर्जन ले बेसी खर्च न करा, बेसी शौक मौज आर देखावा न करा, आंख मूंद के ककरो नकल न करा। ये सब है, समझे। तो ये जो है कि ये 4 गो विकल्प लगे, अर्जन ले बेसी खर्च न करा, दूसरा बेसी शौक मौज आर देखावा न करा, आंख मूंद के ककरो नकल न करा, और ई सभी। तो एक राइट आंसर क्या लगन, ये राइट आंसर लगन डी, यानी ये सभी जो है कहानी के संदेश देते हैं कि अर्जन ले बेसी खर्च नहीं करो, और बेसी शौक मौज के खातिर दिखावा भी नहीं करना हम, और आंख मूंद के केकरो नकल भी ना करना हम। क्या कि देखा कि जे गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ दादा रहल न, तो वो क्या करे कि ई सभी के देखा देखी कर, आ देखा देखी से दारू हरिया पिए के इकिनो के आदत लागी गेलन, और इकिनो के खेती बाड़ी भी करे लगन और कंगाल हेते गेला। तो इगला के यही कहानी जो है ई सभी संदेश देहन, तो एक राइट आंसर है जातन है ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो की कहानी कहवैया जो बूढ़ा लागे कि ओकर क्या नाम लागे, तो बहुत ही फेमस सवाल लागन। तो ये शुरू में एक तो एक नाम क्या लागन कि गंगाराम आजा। गंगाराम आजा भी वही हम जे क्या करा है कि कहानी सुनावा है। तो एक राइट आंसर क्या है जाता गंगाराम आजा। अगला सवाल क्या लागन कि अगला सवाल ई कहानी जे कही दे बुबा कहानियां कहल वाइक 3 अर्जन 13 खट मोद मास काम नास, डोरा पोड़ल मकिन ऐठनी नाय गेल, डोरा पोड़ गेल मकिन ऐठनी नाय गेल, ई सबके की हकै, ई सब की है मैंने क्या लागे। तो क्या लगेगा, मुहावरा लागे कि पटैतर लोकोक्ति लागे, या फिर पहेली बुझवल लागे, या फिर इस सब में क्यों क्यों नहीं लाए। तो एक राइट आंसर क्या आ जाता है, एक राइट आंसर भी, यानी पटैतर लोकोक्ति लागे, पटैतर लोकोक्ति ई सब लागन, यानी 3 अर्जन 13 खर्च मोद मास काम नाश, आर डोरा पोड़ल मकिन ऐठनी नाय गेल, ये सभी क्या लगे, पटैतर लोकोक्ति। अगला सवाल, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागु मांझी, तीर्था मुंडा, ये सब के हेला, कोने कोने रहत इगला, दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागु मांझी, तीर्था मुंडा, ये सब कोने रहत। तो ये सब रहत छोटे मोटे जमींदार जे क्या करेला कि गांव के लोग के शोषण करके पैसा मांग के टैक्स लेके सब क्या करेला, अंग्रेजी शासन के देला। तो कहानी में कहल गया। हाँ, फिर हम बात करब कि कहानी नंबर 5 के, कहानी नंबर 5 के नाम लागन गुरुजी चेठा। गुरुजी चेठा मने फिकिर, तो फिकिर चेठा फिकिर नील नी को, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो गुरुजी चेठा यानी फिकिर, गुरुजी चेठा यानी फिकिर। तो गुरुजी चेठा कहानी के नाम लागन, लेखक वही चितरंजन महतो चित्रा। अब कहानी के सार संक्षेप पढ़ो कि एगो गुरुजी हला जेकर नाम क्या है, राम नारायण। नाम याद रख पाए, राम नाम क्या है, राम नारायण। उ सगर घरी देश विदेश घर दूरा समाज सरकार और पुलिस आदि सबे में पसरल नाना रकम के झगड़ा झंझट भ्रष्टाचार आतंकवाद उग्रवाद पुलिसिया जुलूम देख के परेशान रहे हला। और इस सब के विरोध के अपन कल में के रहेला। तो करवे क्या
कैसे करेहलाक, तो कविता लिख के करेहलाक। पेछू ओकर पेछू क्या करलाक, समाज समाज में बदलाव आने खातिर क्या क्या करलक, कौन है, तो राम नारायण। राम नारायण कौन है लाग, तो गुरु जी। तो उ क्या करलक कि पेछू समाजे में बदलाव आने खातिर एमएलए एमपी मंत्री बड़का अधिकारी सबसे भेंट शुरू कर दिलक। आर परेशान भई के बीमार भई गेला। आर तो बेस भेल परे उ फिर क्या करलक, ऐसने काम में जुटी गेला। तो ये पूरा कहानी का सार संक्षेप था खोटा में। अब हम लोग कहानी का सार संक्षेप हिंदी में जानते हैं। तो उसमें क्या है, छायार कहानी संकलन का यह 5वीं कहानी है। इस कहानी में एक सजग सचेत प्रशिक्षक की अपनी परिवेश की असंगतियों के प्रति व्यग्रता एवं परेशानी व्यक्त की गई है। राम नारायण गुरुजी ऐसा ही व्यक्ति है। वे देश विदेश के बीच बढ़ते वैमनस्य आतंकवाद उग्रवाद के अतिरिक्त भारतीय समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार राजनीतिक नेताओं का नैतिक पतन युवा पीढ़ी का भटकाव आदि अनेकानेक समस्या और उसके निराकरण की चिंताएं उन्हें सोने नहीं देती थी। किसको, तो गुरुजी को। गुरुजी का नाम क्या था, राम नारायण। ठीक है, तो वे इन विसंगतियों के खिलाफ संघर्ष करना तो चाहते थे, पर किस तरह। वे बाहुबली तो थे नहीं, न धन बली ही थे। हाँ, वे कलम के बली थे। उनका हथियार कलम था। वे समाज में फैली निसंगतियों भ्रष्टाचार उग्रवाद आदि के खिलाफ लिखने लगे। लोगों में इसका प्रभाव भी पड़ने लगा। उग्रवादी इनके लेख से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण तो करना चाहते थे, पर इस बात को लेकर भयभीत थे कि आत्मसमर्पण करने पर भी उन पर मुकदमा चलेगा ही, जेल जाना ही होगा। तब आत्मसमर्पण क्यों किया जाए, सरकारी नीतियां इसके लिए आड़े आ रही थी। अतः वे नेताओं मंत्रियों एमएलए एमपी से मिलते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। इस तरह के बीमार इस तरह से वे क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, पर उनका संघर्ष जारी रहता है और ठीक होने के बाद वे पुनः संघर्ष में जुट जाते हैं। कहानी का संदेश यह है कि सारी समस्याओं के मूल में सरकारी नीतियां एवं नेताओं का चारित्रिक पतन हो जाता है। इस कहानी का मूल समस्या के में मूल है। तो अगला हम लोग स्लाइड चलते हैं इससे संबंधित। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कहानी नंबर 5, गुरुजी चेठा। गुरुजी का नाम क्या रहा, राम नारायण। वो परेशान रहेला क्या खातिर, तो पसरल नाना रकम के झगड़ा झंझट भ्रष्टाचार आतंकवाद उग्रवाद पुलिसिया जुलूम सबसे कौन परेशान रहेला, गुरुजी राम नारायण। अब उस पर और परेशानी के क्या रही कारण, देश विदेश घर दूरा सामाजिक सरकार और पुलिस के ये सबके चिंता करेला कौन, गुरुजी। गुरुजी के नाम क्या, तो राम नारायण। तो वो क्या किस रकम से विरोध करेला, तो वो कहानी के माध्यम से कविता के माध्यम से लिखने के माध्यम से लेखक के माध्यम से अपन विरोध प्रदर्शित करेला। भेंट शुरू करला। अब जो है पिछू के समाज में बदलाव आने खातिर क्या करे लगला, एमएलए एमपी मंत्री बड़का अधिकारी से भेंट करना स्टार्ट कर देला कौन, गुरुजी। और नाम क्या, राम नारायण। तो परेशान भई के बीमार भई गला। तो ये पंपलेट क्या था, ये कोठा में सारांश था। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है गुरुजी राम नारायण केकर फिकिर के फिकिया हैला, तो देश कर विदेश कर गांव कर सभे कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभे कर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभे कर। अगला सवाल, समाज पसरल विसंगति के गुरुजी कौन हथियारे ठीक करके चेष्टा करेला, तो कौन हथियार से ठीक करे के चेष्टा करेला, बंदूक से कि तलवार से लाठी से कि कलम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कलम से। एक अलावा दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, गुरुजी केकर फिक्र ना है, केकर फिक्र नहीं करता था गुरुजी। इसका ऑप्शन है देश का विदेश का समाज का या फिर अपन शरीर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपन शरीर का। इसके अलावा कहा हम लोग अब बात करते हैं कहानी नंबर 6 की।
समय कटवा ताश खेलवा, समय कटवा कटवा ताश खेलवा। कहानी लागन क्या, कहानी नंबर 6 समय कटवा ताश खेलवा। अब एक कहानी हिंदी में जाना तो कि हिंदी में क्या कहे। तो एक गांव में 3 शिक्षक, नाम क्या क्या था, आनंद कुमार, बाल कृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी रहा करते थे। तीनों सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनके पास समय ही समय था। गांव के युवक बूढ़े, गांव के लोग समय काटने के नाम पर ताश खेला करते थे। सो ये तीनों रिटायर्ड शिक्षक भी ताश खेलने लग गए। बात यह थी कि ये तीनों शिक्षक घर परिवार, गांव समाज, देश विदेश की चिंताओं से मुक्त थे। ये दिन भर ताश खेलते हैं, अड्डाबाजी करते हैं। गांव के लोगों को सामान्य लोगों की तरह ताश खेलना अच्छा नहीं लगता था, अतः लोग उनकी निंदा करने लगे। इसी बीच चिन्मया मुखर्जी की आंखें क्या हो गई, खराब हो गई। उसे इलाज के सिलसिले में चेन्नई जाना पड़ा और उनका ताश खेलना क्या हो गया, बंद हो गया। फिर कुछ दिन बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलते हैं और लोक निंदा का ध्यान रखते हुए एक सांस्कृतिक दल बनाने की सोचते हैं। आनंद अब क्या करने लगा, स्वयं हारमोनियम बजाता था। बाल कृष्ण जो है वो तबला बजाता था और चिन्मय झा जो है, चिन्मय क्या बनाता था, झाल बजाता था। कभी कमी थी एक ढोलकिया की। तो गांव के ही सीताराम, गांव का नाम क्या है, गांव के ही एक आदमी था जिसका नाम क्या था, सीताराम। तो सीताराम चिन्मय गीत भी लिखा करता था। इस तरह गांव में खेलना बंद हो गया। इस प्रकार कहानी का संदेश है कि विशेषकर पढ़े लिखे लोगों को ताश खेलना छोड़कर कोई सकारात्मक सृजनात्मक काम किया जा सकता है। तो छाहर कहानी संग्रह का सीरीज हम लोग कर रहे हैं। कहानी पाठ लागन 6 समय कटवा ताश खेला। लेखक का नाम लागन चित्तरंजन महतो चित्रा। फिर से एक बार रिवीजन करे करे लगला हन कि गांव में 3 शिक्षक रहे हला। तीनों शिक्षक के नाम क्या क्या रहे, आनंद कुमार, बाल कृष्ण साव, चिन्मया मुखर्जी। ठीक है, ये सभी क्या है, शिक्षक है जो अभी सेवानिवृत्त है गए। युवक बूढ़ों में गांव के लोग समय काटने ताश खेला। लेकिन तीनों जो है ये, लेकिन तीनों परस्पर अनुशासन में रह के, कोऑर्डिनेशन में रह के खेलना। तीनों मास्टरों का ताश खेले लगला तो शिकायत हवे लागल कि मास्टर भाई के जुआ खेलत, मास्टर भाई के जुआ खेलत और पेछू एखिन लोग लाजे के चलते ताश खेले छोड़ देला था। तो ये था स्टेटमेंट वहाँ के गांव के। तो नया संगी सीताराम ढोलकिया मिला था जो सांस्कृतिक दल में शामिल था। वह बजाता था ढोलक। वो क्या बजाता था, ढोलक। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गांव में एक 3 गो रिटायर मास्टर के हला 3 गो रिटायर मास्टर। तो आनंद आनंद हलाक, चिन्मय हलाक, बालकृष्ण हलाक। अब टाइटल के बात करते हैं। तो इसमें इसमें 3 रिटायर मास्टर के हलाक। तो इसमें सीताराम, बालकृष्ण, आनंद, ये लोग का देख लेते हैं कि 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 आंसर क्या है। कि आंसर नंबर ए है, आनंद, चिन्मय, बालकृष्ण। जो गाँव में 3 गो रिटायर मास्टर है वो सही जोड़ा क्या है, आनंद, चिन्मय, बालकृष्ण, आनंद, चिन्मय, बालकृष्ण। चला नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। तीनों मास्टर के सही नाम छटा। तीनों मास्टर के नाम क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन में आनंद शाह, बालकृष्ण कुमार, चिन्मय मुखर्जी। बी में आनंद कुमार, चिन्मय शाह, बालकृष्ण मुखर्जी। सी में आनंद कुमार, बालकृष्ण साव, चिन्मय मुखर्जी। डी में आनंद मुखर्जी, चिन्मय कुमार और बालकृष्ण साव। देखा सही आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी।
अगला सवाल, ई तीनों मास्टर में केकर आंख खराब भई गेल है, तो इटा के तुमके जाने तो ना सही उत्तर देवे तो एक सही आंसर लागन चिन्मय। जी हाँ, हम कछु पाठ पढ़ला है कि किस तरह से चिन्मय के आंख खराब है जा है, चेन्नई जा है और फिर वापस आवे, तो एक आंसर क्या जाता है चिन्मय। अगला सवाल, तीनों रिटायर मास्टर के सही क्रम छाटा, यानी सही क्रम में छाटा, तो एक सही क्रम में जाता हूँ आंसर बी, यानी ए बी सी। ए से आनंद, बी से बालकृष्ण और सी से चिन्मय, तो ए बी सी एक सही क्रम लगन। अगला सवाल, सांस्कृतिक दल चिन्मय के क्या भूमिका है, तो तबला बजावा है कि ढोल बजावा है कि हारमोनियम बजावे है कि झाल बजावे के गीत लेखक, तो एक राइट आंसर क्या आ जाता है झाल बजावे का। राइट आंसर क्या जाता है झाल बजावे है। सांस्कृतिक दल आनंद के की क्या भूमिका रहल है, तो सांस्कृतिक दल में आनंद के क्या भूमिका रहल है, तो एक राइट आंसर हो जाता है हारमोनियम बजावे का राइट आंसर रहल है। अगला सवाल, सांस्कृतिक दल जो ढोल बजवा है तो भूमिका केकर है, केकर है ढोल बजवा है भूमिका, तो एक राइट आंसर हो जाता है सीताराम के। एक राइट आंसर क्या जाता है सीताराम से। अगला सवाल, सांस्कृतिक दल बाल कृष्ण क्या काम करो, सांस्कृतिक दल बाल कृष्ण का काम करो, सांस्कृतिक दल बाल कृष्ण का काम करो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, यानी तबला बजाओ है। सांस्कृतिक दल बाल कृष्ण की काम करो, तो क्या बना वो हो, तबला बजावो हो, तो तबला बजावो हो, तो आंसर क्या हो जाता, तो हम तबला बजावो हो। तो मास्टर सबके सांस्कृतिक गाना बजाना कहाँ हो है, तो मास्टर सबके सांस्कृतिक खाना बजाना कहाँ हो है, चिन्मय घर है, चिन्मय घर है मास्टर सबके सांस्कृतिक खाना बनाना हुआ है। अगला सवाल, कहाँ अगला क्या है, अगला आपका कहानी संग्रह है, इसमें आपको पढ़ना है संस्कृति कर झगड़ा, संस्कृति कर झगड़ा, संस्कृति कर झगड़ा है ये कहानी पढ़ना हम। तो कहानी के सार संक्षेप इस तरह से हम कि छाया संकलन की यह 7वीं कहानी है। यह कहानी कहानी की अपेक्षा क्या है, शब्द चित्र है। ये कहानी कहानी की अपेक्षा क्या है, शब्द चित्र है। इस कहानी में दो संस्कृतियों के प्राचीन और नवीन संस्कृति के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर बहस होती है। प्राचीन संस्कृति जो वन या आश्रम में विकसित हुई उसे अनार्य संस्कृति भी कहा गया। दूसरी ओर नदियों के किनारे मैदानी जगहों में एक भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई उसे आधुनिक या नवीन संस्कृति कहा गया। नवीन सभ्यता संस्कृति कहती है कि प्राचीन संस्कृति पिछड़ी है, युग के साथ समय से ताल मिलाकर नहीं चल पा रही है, जबकि नवीन संस्कृति में विज्ञान का विकास हुआ और युगाकुल है। आधुनिक संस्कृति, प्राचीन संस्कृति यह स्वीकार करती है कि आधुनिक संस्कृति में विज्ञान का विकास हुआ है, लोगों की सुख सुविधा का विकास हुआ है, समय समय और दूरी कम हुई है, किंतु इसी आधुनिक संस्कृति में मानवीय मूल्यों, दया, क्षमा, करुणा, ममता, प्रेम का सर्वाधिक ह्रास भी हुआ है। आपसी वैमनस्यता का नृत्य, गला काट, स्पर्धा, व्यक्तिवादिता, घृणा, पर्यावरण प्रदूषण आदि भी इसी आधुनिक संस्कृति की देन है, जबकि पुरानी संस्कृति मानवीय मूल्यों, नैतिकता, धर्म पर आधारित थी। चलिए छाया कहानी का कहानी नंबर 7 संस्कृति पर झगड़ा को फिर से एक बार ठीक से देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है पुराना संस्कृति और नवा संस्कृति मांझे झगड़ा है। तो गांव की अपेक्षा सचित्र है यह कहानी की अपेक्षा यह क्या है, सचित्र है, जिसमें प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति में अंतर को दिखाया गया है। तो वन या आश्रम में विकसित होता है। प्राचीन संस्कृति कहाँ विकसित था, वन या आश्रम में विकसित था। पिछड़ी संस्कृति इसमें पाया जाता है विज्ञान का विकास नहीं हो पाया था, विज्ञान का विकास प्राचीन संस्कृति में नहीं हो पाया था। तो दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान के साथ नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का समावेश।
तो ये था। तो नवीन संस्कृति की बात करें तो नवीन संस्कृति में नदियों के किनारे मैदानी जगहों में विकसित आधुनिक संस्कृति, विज्ञान का विकास, मानवीय मूल्यों, दया, क्षमा, करुणा, ममता, प्रेम का ह्रास, आपसी वैमनस्यता, कृणता, गला काट प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवादिता, घृणा, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी जो है प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति के बीच में अंतर को दिखाया गया है। चलिए अंत में क्या पाता है कि दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों में भी कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान के साथ नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का समावेश की नितांत जरूरत है। दोनों संस्कृतियों के बीच समन्वयन की भी जरूरत है, वरना क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रह जाएंगे। कथासार कहता है कि ई एगो सब चित रकम कहनी है के आर पुराना संस्कृति आर नवा संस्कृति मांझे के झगड़ा है। तो ये कहानी के कथासार रहे। अब इस कहानी से संबंधित हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करब। तो ई संस्कृति का झगड़ा पाठ है, प्राचीन संस्कृति केकरा कहल गेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन पहाड़ है जनवन संस्कृति के। जो सांस्कृतिक झगड़ा पाठ है प्राचीन संस्कृति केकरा कहल गेल है, मतलब जंगल या जंगल पहाड़ के संस्कृति को जो है प्राचीन संस्कृति कहा गया है। अगला सवाल, नावों आधुनिक संस्कृति केकरा कहल गया। नावों आधुनिक संस्कृति केकरा कहल गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नदी धैर्य पोंगाइल संस्कृति के। नदी धैर्य पोंगाइल संस्कृति जो विकसित संस्कृति हुआ उसको हम लोग आधुनिक संस्कृति के लिए कैसे जानते हैं। प्राचीन संस्कृति मांझे की होवो है। तो प्राचीन संस्कृति के मांझे की होवे है ऑप्शन अहम 4, बड़ छोट के बक्थे 3, ऊंच नीच के बक्थे 3, ई सभे के झगड़ा अपन हो झगड़ा ना हो है। तो एक राइट आंसर क्या जाता है ए, यानी बोर छोट के बक थे 3, बोर छोट के बक थे 3। इसके अलावा अगला सवाल है, नूतन पीढ़ी के कर प्रतीक है कै। नूतन पीढ़ी के कर प्रतीक है कै। तो नूतन पीढ़ी मैंने नया, यानी तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक संस्कृति के। तो आंसर इज बी, आधुनिक संस्कृति के। अगला सवाल, पुराना पीढ़ी के कर प्रतीक है क्या। तो प्राचीन संस्कृति के, आधुनिक संस्कृति के, दुआ संस्कृति के क्रोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृति के। अगला सवाल, प्राचीन सनातनी संस्कृति की कैर रहल है। तो नवा संस्कृति के नकल प्राचीन संस्कृति बेड़ाई रहल है, तो अपन छोट बुझे के लागे है, ई सब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ई सब है। ई सब है के कारण सनातनी संस्कृति की कह रहल है। अगला सवाल, सेंसे दुओ संस्कृति मांझे की हो। तो ये तो हम लोग को भी नहीं पता। ये सब है, यानी बोर छोट के झगड़ा बंद करके नावा पूर्णा के झगड़ा बंद करके नावा ढंग से फायर से विचार करके, ये सब है बात सेंदे दो संस्कृति मांझे के हो है। अगला सवाल नहीं, अगला कहानी है, कहानी नंबर 8, जिसका टाइटल है चोर डाकू आर लुटेरा। और उसका क्या है, शीर्षक क्या है, चोर डाकू आर लुटेरा। कहानी का सार संक्षेप हिंदी में है। हरखू एक खाते पीते किसान परिवार में पैदा हुआ था, किंतु उसके बाप दादों की फिजूल खर्ची, शाह खर्ची एवं बुरी आदत थी। अतः एक एक करके उनके खेत बाड़ी बिकते गए और हरखू को विरासत में गरीबी भुखमरी मिली। हरखू को भी मेहनत कर खाने की आदत नहीं थी, अतः वो चोरी करने लगा। एक बार बिजली तार की चोरी के अपराध में उसे 3 साल की सजा होती है। इसके अतिरिक्त जमानत होने पर हाजत के नाम पर 3 साल सजा पहले से ही भुगत चुका था। इस प्रकार 500 की चोरी में 6 साल
जेल में रहना पड़ा। दूसरी ओर बड़े बड़े डकैत बैंक लूटने वाले जेल गए न कि उनकी जमानत हो जाती है, और पुष्ट गवाहों के अभाव में या तो छोड़ दिए जाते या सजा होती भी तो कुछ दिनों की। हरखू भेंट जेल के अंदर जलाउद्दीन नाम। तो ये कहानी रहन। तो ई कहानी में कैसे कैसे क्या क्या कहल गया है, फिर से हम रिवीजन करिए। तो कहानी पाठ 8 लागन, शीर्षक क्या लागन, चोर डाकू और लुटेरा। लेखक के नाम वही चितरंजन महतो चित्रा। तो हरखू, हरखू खाते पीते किसान परिवार से है। बाप दादा फिजूल खर्ची साख खर्ची नहीं करते हैं, तो किस पर करते हैं, हरखू पर। विरासत में गरीबी भुखमरी। तो बिजली तार की चोरी, बिजली तार की चोरी हाजत के नाम पर 3 साल सजा पहले ही कर दिया। 500 की चोरी 3 साल में। ठीक है, तो अगला सवाल यह है, 6 साल में दोनों में अंतर देख लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है कि अधिक दिनों की जेल, अधिकतर की नजर से देखना, दो रंगी समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। तो एकर में हन दो छोटा चोर और दूसरा है बड़ा चोर, डाकू बैंक लुटेरा। तो 15 दिन में ही बेल हो जाता है किसका, छोटा चोर और बैंक डाकू लुटेरा सबका। तो बड़े बड़े डकैत लूटने वालों में जमानत हो जाती है। पुष्ट गवाहों का अभाव। जलालुद्दीन एक क्या लागन, बड़ा डकैत अहन। ठाठ बाट जेल अधिकारी द्वारा सामान चाय पियो हन। ओकर बाद 5 नौजवान बैंक लूटे वत खोर नेता, सक्रिय भी नहीं गए अधिकारी, अधिकारी रिश्वत खोर नेता शिकन भी नहीं, ये बड़े अधिकारी का। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भेदभाव होता है, छोटा चोर और बड़ा चोर, यानी बैंक लुटेरा, बड़ा बड़ा कांड करने वाला। तो ये दोनों में भी देखिए किस तरह से भेदभाव होता है। तो ये था कहानी का सार संग्रह। चलिए इससे संबंधित फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इस पे संबंधित हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि चोर डकैत लुटेरा केकर कहल गेला है। तो चोर डकैत लुटेरा केकर कहल गेला है। तो एकर में कहल गेला हन, इसका राइट आंसर क्या है जाता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिन मेहनत खवैया, बिन मेहनत खवैया। अगला हरखू, हरखू के हलाक। तो हरखू जो है ये सभी हलाक, यानी गाँव एक गरीब किसान हलाक, छोटका चोर और काम चोर हलाक, ये सभी हरखू हलाक। एक अलावा जलालुद्दीन के हलाक। तो जलालुद्दीन जो आंसर हो जाएगा गरीब लोग की मदद करवैया, गरीब लोग की मदद करवैया था ग्रामीण, गरीब लोग की मदद करवैया था कौन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन। अगला सवाल, जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हला। तो जलालुद्दीन कहाँ डकैती करे हला। तो जलालुद्दीन शोषक के घर है, मैंने जो शोषण करता था ना गांव के लोगों का, उसका घर में डकैती करता था कौन, जलालुद्दीन। अगला अगला सवाल, हरखू कैसे गरीब भेला। तो हरखू ऑप्शन नंबर ए कि बाप दादा सबे ऊपर क्या करे थे, जमीन बेच दिला थे, तो उससे क्या क्या हो गया कि हरखू गरीब हो गया। अगला अगला कहानी है नावा छोट जिमीदार। नाम है क्या, नावा छोट जिमीदार। नाम है क्या, नावा छोट जिमीदार। कहाँ कहाँ, कहानी नंबर 9, नावा छोट जिमीदार। कहानी के लेखक क्या लागन। तो चितरंजन महतो चित्रा। सेम कहानी का सार संक्षेप खोटा में। गाँवे गाँवे हले अखरा अखरा गाँव एक नाना किसी में
किसी में के बैठकी पंचायती हेन तेन काम गिला हवेला। ओकर अलावा ऐसने पहर बूढ़ा बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बतर सिरे अपन पिछला दिन के बात कहला। तो बूढ़ा बुजुर्ग सब पुरना जमाना के जमींदार के तुलना आज के बीडीओ दारोगा डीसी कलेक्टर से करेला। और छोट मोट चपरासी मुंशी ओदार चौधरी आदि से करेलक। ऐसने बूढ़ा मांझी एगो बूढ़ा बूढ़ा मांझे एगो बूढ़ा हलाक जगन्नाथ चौधरी कहलाक। तो जगन्नाथ चौधरी जे बलराम सिंह नामे के एक अत्याचारी दारोगा कहनी कहले हल जे दारोगा लोग के बहुते सतावलन। जे असली दोषी के पैसा कौड़ी लेके छोड़ देहलन और बगैर दोषी के घरे से बांध के ले जाहला और ओखनो से पैसा ले लेहलन। तो ओकर सतर्क से लोग तबाह हला। ऐसे आकर दुर्गति हो है। और कोकर छुआ पुता सब क्या है सब एक्सीडेंट करके मर जाते हैं और अपना रोग और पाप लग जाता है। तो कहानी का सार संक्षेप हिंदी में क्या है। झारखंड के गांवों के बीच में अखरा एक ऐसा स्थल होता है जहां विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक बैठकें ग्रामीण पंचायत की बैठकें होती है। इसके अतिरिक्त सुबह शाम या किसी भी दोपहर को भी फुर्सत के वक्त अखरा में आकर लोग बैठते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजी राज में जो शोषण अत्याचार पुलिसिया जुल्म होता था वह देश की आजादी बाद भी कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। हाँ, उसका स्वरूप बदल गया। आज नेताओं मंत्रियों की तुलना तब के राजाओं से उस समय के बड़े छोटे जमींदारों की तुलना आज के डीसी कलेक्टर एसडीओ बीडीओ सीओ दारोगा सिपाही से और चौकीदार वफादार गुड़ायत की तुलना आज के चौधरी ओहदा टिकैत सामंता महतो गंजू पदवीधारी लोगों से करते हैं। इसी सिलसिले में गांव का ही एक बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बलराम सिंह नामे एक अत्याचारी दरोगा की कहानी ये कहता है। तो अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर छोटे बड़े सभी लोगों को खूब सताया और घूस लेकर काफी धन जोड़ लिया, किंतु वह अपने जीवन में उस धन का उपयोग नहीं कर पाया। उसके जीवन काल ही में उसके सारे बाल बच्चे मर गए और अंत में वो भी विभिन्न रोगों का शिकार हो गया। इसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो अगला स्लाइड में चलते हैं। हाँ, तो अगला स्लाइड में ही बस यही चीज बताया गया है कि किस तरह से बूढ़ा बुजुर्ग रहला और गाँव का एगो अखड़ा रहले और वहाँ बैठी के गाँव के नाना किस्म के बैठकी पंचायती हेन तेन काम करे हला और अपन पीछे पिछला दिन के बात के कहनी रकम सुनावो हला। अब देखा कि एकर में दो जमींदार रहला पूसा जमींदार और दूसरा जो है पूर्णा जमींदार और दूसरा जो है आइजक जमींदार। तो पूर्णा जमींदार के तुलना आइजक जमींदार से करल जाला। तो एकर में पूर्णा जमींदार जगन्नाथ चौधरी यहाँ तो ये क्या लगन बहुत अत्याचारी दारोगा लोग के बहुते सताव हलन और बलराम सिंह मछली दोषी के पैसा कौड़ी लेके छोड़ देहलन और बेगार दोषों के छाहर बांध के लगे हला। तो ये सब कहानी के सार संग्रह है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।